तो नमस्कार साथियों, आप सभी को है ना, मस्ती से तैयारी चल रही है और अभी तो रिकॉर्डेड बैच ही प्यारे साथियों हम दे पा रहे हैं क्योंकि कम समय में ज्यादा क्लासेस हम करा पा रहे हैं, है ना। और इसलिए आप इससे आराम से पढ़िए और अपना सिलेबस का तैयारी करिए। जल्द ही हम लोग लाइव मिलेंगे, है ना, और हम लोग बातों को आगे बढ़ाएंगे। आज की इस क्लास में शानदार आज की इस क्लास होने वाली है। हम लोग 7-8 तक चैप्टर तक तो पहुंच चुके हैं। 1 2 3 4 5 7 8। आज की इसमें हम लोग काव्य खंड का चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर नंबर है ना 10, ये आपके साथ मिल करके मैं पूरा कर दूंगा, है ना। दोनों काव्य खंड मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, है ना। और इसका जो बेटा जी पीडीएफ है, हैंड रिटेन नोट्स है, वो आपको मिल चुका है, जिसके अंदर में क्वेश्चन आंसर भी है और जिसके अंदर में पूरा का पूरा एमसीक्यू भी है, जिसके अंदर में आपका व्याख्या भी है ना, और जिसके अंदर में रचना से रिलेटेड या रचनाकार से रिलेटेड समस्त आपको जानकारी प्यारे साथियों दी गई है। तो अब मैं दोनों कविताओं को खत्म कर दूंगा और बाकी आप पीडीएफ से रीडिंग कर लेंगे तो आपके सारे प्रश्न उत्तर आसानी से बन जाएंगे। पिछली क्लासेस क्या होता था कि मैं पीडीएफ को भी रीड कर देता था, तो अब मुझे लगता है आप समझ चुके होंगे कि कैसे हमें पीडीएफ को पढ़ लेना है और अपना काम निकाल लेना है ना। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, थोड़ी जल्दी हो जाएगी। गजानन मुक्ति बोध, है ना, का आज हम कविता पढ़ेंगे, जन जन का चेहरा एक। और सबसे पहले गजानन मुक्ति बोध के बारे में थोड़ी सी जानकारी बाबू हम लोग ले लेते हैं, और ये आपका नोट्स में भी अवेलेबल है, वहां से भी आप पढ़ लेना, है ना। जैसे इनका जीवन काल 13 नवंबर को इनका जन्म हुआ, 13 नवंबर 1917 को, और 11 सितंबर 1964 में इनका निधन हुआ। जन्म स्थान आप याद रखिएगा मध्य प्रदेश। माता जी थी पार्वती बाई और माधव राज मुक्ति बोध इनके पिता थे। शिक्षा हमें जरूरत नहीं है, ये भी हमें कोई जरूरत नहीं है। रुचि है अध्ययन अध्यापन में, लेखन में, पत्रकारिता, राजनीति में। कृतियां इंपॉर्टेंट यहाँ दी गई है, चांद का मुंह टेढ़ा है, भरी भूरी खाक धूल कविता, है ना, काठ का सपना, विपात्र सतह से उठता आदमी, नई कविता का आत्मसंघर्ष, मुक्ति बोध रचनावली 6 खंडों में। ये समस्त इनकी ही रचनाएं हैं। और हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं बाबू, है ना, हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं, मैं साथ साथ बेटा बुक भी रख के पढ़ाता हूँ। इसलिए पढ़ाता हूँ ताकि कहीं से कोई ऐसा चीज ना हो जो स्किप कर जाए, है ना, और वो परीक्षा में पूछ दे तो आपको कष्ट और परेशानी हो जाए। तो हम लोग जो बेटा पढ़ने जा रहे हैं गजानन मुक्ति बोध की कविता, है ना, कहने का मतलब है आपने पढ़ा होगा प्रगीत और समाज में भी, और नहीं पढ़े होंगे तो पढ़िएगा। गजानन मुक्ति बोध जाने जाते हैं अपनी लंबी कविताओं के लिए, ये शब्द आप याद रखिएगा। ज्यादातर ये फेमस है बेटा, गजानन मुक्ति बोध अपने, है ना, लंबी कविताओं के लिए अधिक फेमस है। लंबी कविताओं के लिए ये ज्यादा फेमस है। तो यहाँ पर ही उन्हीं का एक लंबी कविता हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, जन जन का चेहरा एक। जन जन का चेहरा एक, जिसका भावार्थ आपको कॉपी में भी मिल जाएगा, जो पीडीएफ दिया जा रहा है। एक एक करके सभी चीजों को हम लोग पढ़ लेते हैं, ठीक है। चलिए, इसके अंदर का किस चीज की बात हुई है जरा ध्यान देना कि यह कविता तुलनात्मक रूप से थोड़ी लंबी, मतलब कम लंबी है। इस कविता में कवि की दृष्टि और संवेदना वैश्विक और सार्वभौमिक है, यानी कि इसमें जो भी बातें होंगी वो वैश्विक होगी, पूरे विश्व भर की बात होगी, सार्वभौमिक होगी, सभी के लिए होगी। कवि पीड़ित और संघर्षशील जनता का, वो जनता जो पीड़ित है, जो संघर्षशील है, जो संघर्ष कर रही है, जो अपने मनोइच्छ अधिकारों के लिए कर्मरत है, जो अपने मन के अधिकार के लिए, यानी वो जनता जो गुलामी की जंजीरियों में जकड़ा हुआ है, जो संघर्ष के लिए, है ना, लड़ रहा है, जिस पे जुल्म सितम हो रहे हैं, उसी का चित्र प्रस्तुत किया गया है। यह जनता दुनिया के तमाम देशों में, जनता जो है दुनिया के तमाम देशों में संघर्षरत है, कर्म श्रम से न्याय शांति बंधुत्व की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। कभी इस जनता में एकता दिखती है और उसी को लेकर के उन्होंने इस कविता को लिखा। मतलब इसमें कवि ये बताना चाहते हैं, बाबू मेरे, भैया मेरे, बहना मेरी, कि दुनिया में जितने भी लोग हैं, जो भी संघर्षशील लोग हैं, जो यातना दर्द कष्ट पीड़ा को सह रहे हैं, जिन पर कोई अत्याचार कर रहा है, उन सब की जो पीड़ा है वो सब सेम है, उसमें किसी भी प्रकार का कोई अंतर नहीं है। तो बाबू जैसे मान लीजिए कि यहाँ आप बिहार में हैं, अगर आपको एक चटकन लगा दिया जाए तो आपको पीड़ा होगी, वैसे ही अगर
दिल्ली के आदमी को लगा तो उसे भी पीड़ा होगी, अमेरिका के लोग को लगा तो उसे भी पीड़ा होगी। ये जो दर्द पीड़ा जो है ये सबका सेम है। पहली पंक्ति में कहते हैं जन जन का चेहरा एक, चाहे जिस देश प्रांतपुर का हो जन जन का चेहरा एक। हर वो इंसान का बेटा चेहरा एक है, चाहे वो जिस देश का हो, चाहे जिस गांव का हो, कहीं का भी हो, सब एक है ना। यहाँ पे प्रस्तुत पंक्तियां जन जन का चेहरा एक शीर्षक कविता से ली गई है, जिसके रचयिता कवि गजानन माधव मुक्तिबोध है। कवि कहते हैं कि कोई व्यक्ति चाहे किसी भी देश या प्रांत का निवासी हो, उन सबों में समानता पाई जाती है। ठीक है, क्या आगे बढ़ते हैं, अगली पंक्ति के पास हम लोग चलते हैं दौड़ करके। यहां कभी देखिए क्या कहते हैं कि एशिया की हो या यूरोप की, अमेरिका की गलियों की धूप एक, कष्ट दुख संताप की चेहरों पर पड़ी हुई मतलब झुरियों का रूप एक, जोश में यु ताकत से बंधी हुई मुठियों का एक लक्ष्य। ये बताते हैं कि देखिए भैया, आप समझिए बातों को कि बाबू चाहे एशिया महादेश की हो, यूरोप महादेश की हो, अमेरिका की हो, किसी की भी ये महादेश की गली में जो भी धूप पड़ता है वो तो सब एक ही होता है, एक ही है ना भाई। ऐसा थोड़ी कि सूर्यदेव यहाँ प्रकट हो रहे तो उनका धूप अलग होगा, वहां का धूप अलग होगा, नहीं, सब एक है। तो उसी तरह जो भी जनता जो कष्ट में है, दुख में है, संताप में है ना भैया, चेहरों पर उनकी जो झुर्रियां आई है दुख तकलीफ कष्ट पीड़ा से, वो सब एक है। चाहे यहाँ के जनता का दुख हो, चाहे दुनिया के किसी भी कोने के जनता के दुख हो, और उससे संघर्ष करने के लिए उन्होंने जोश में ताकत से जो उनकी मुट्ठी बंधी हुई है कि हमें जीतना है, हमें संघर्ष को जीतना है, हमें अपना मनचाहा अधिकार लेना है, तो ये जो लक्ष्य है जिसके लिए उन्होंने अपनी मुट्ठी बांधी है, वो सब लक्ष्य एक समान है। वही कभी कहते हैं कि एशिया यूरोप अमेरिका के सभी जगह की अपनी किरणें समान रूप से बिखेरता है सूर्य। कष्ट दुख में व्यक्ति के चेहरे पर पड़ने वाली रेखाएं झुर्रियां एक समान होती है, और जोश में अथवा ताकत में बंधी हुई मुठिया एक समान होती है, और उनका लक्ष्य भी एक समान होता है। आगे कहते हैं कभी कि पृथ्वी के गोल चारों ओर धरा पर, मतलब संपूर्ण पृथ्वी पर चारों तरफ है जनता का दल एक, जनता का दल एक है, एक पक्ष है। जैसे जलता हुआ लाल की भयानक सितारा एक, सूर्य जैसे सूर्य एक है, वैसे ही जनता का दल पक्ष विचार एक है, और उद्भित उसका विकराल सा इशारा एक। और जैसे उस सूरज का विकराल रूप भी है, वो इशारा करता है ना भैया, जब तापन बढ़ता है कि हम जितना आपको प्रकाश दे रहे हैं, ऊर्जा दे रहे हैं, हम भी अगर आवेश में आ जाए तो भैया हमारा भी विकराल इशारा आप समझ जाइए, वही जनता है बेटा। क्या है समझो कि यहाँ प्रस्तुत पंक्तियां जन जन के चेहरा एक शीर्षक कविता से ली गई है, जिसके रचयिता मार्क्सवादी कवि गजानन माधव मुक्तिबोध है। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने प्राणियों की समस्याओं की चर्चा की है, और कवि कहते हैं, क्या कहते हैं कि सभी प्राणियों में समस्याएं भावनाएं समान हैं, लेकिन इस संसार में विभिन्नता है। कवि कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार सारे संसार में सूर्य एक है और अपनी रोशनी सभी चीजों पर समान रूप से बिखेरता है, वैसे ही इंसान है, वैसे ही इंसान है। यहाँ सूर्य और इंसान में तुलना करके बताया गया कि दोनों एक है। आगे समझना बड़े प्यार से, कितना सुंदर तरीके से पीपीटी हमने बनाया, बड़े प्रेम से बनाया था। गंगा में, इरावती में या मीनाम में, सभी नदियों के नाम है। अपार अकुलाती हुई पानी भरी है और वो अकुला रही है। अरे नील नदी हो, चाहे अमेजन हो, चाहे मिसौरी में वेदना से गती हुई बहती बहाती हुई जिंदगी की धारा एक है, प्यार का इशारा भी एक है, और क्रोध का दुधारा भी एक है। ये जो तमाम नदियां हैं विश्व भर की जिसकी चर्चा यहाँ की गई है, बताओ वो नदियां बहती है, सबकी धाराएं एक है, वो नदियों में बहती बहाती जिंदगी है। ना जाने अपने जल से कितने जिंदगियों को सींचा है इन नदियों ने। वही बात हो रही है कि उर्वरक भूमि बनाया, जिसके सहारे खेती गृहस्थी हो रही है इन पानियों से। सबके लिए तो इनका दुलार भी एक है, प्यार का इशारा एक है,
लेकिन जब भैया बाढ़ आ जाए तो ये क्रोध का द्विधारा भी एक है। यानी कि यही जनता है, अगर आपको हृदय में बसा रही है तो जनता वो प्रेम करना भी जानती है और वक्त आने पर आपको गद्दी से उखाड़ के फेंकना भी जानती है। तो वो जनता जैसे नदी एक है, वैसे इसी प्रकार जो जनता दबी कुचली सताई है, संघर्षरत है, वो भी एक है। आगे कभी कहते हैं कि पृथ्वी का प्रसार, जहां तक पृथ्वी का प्रसार है पूरे संसार में, अपनी सेनाओं से किए हुए गिरफ्तार वो लोग जो अत्याचारी हैं, गहरी काली छाए पसार कर लोगों ने, वो लोग अत्याचारी लोग जो लोग हैं, जैसे मान लो भारत गुलाम है तो अंग्रेज हमारे लिए, उन्होंने अपनी सेनाएं पसारी है, हमें गिरफ्तार किया है, किससे? काली छाया से। अरे जो खड़े हुए शत्रु का काले काले से पहाड़ पर काला काला दुर्ग एक, और जो बड़े बड़े महलों को इन्होंने बनाया है ऊंचे ऊंचे पर्वतों पे मानो, ये सब का सब एक है, क्योंकि जन शोषक शत्रु एक है। क्योंकि जो जनता का शोषण करता है बेटा जी, वो शत्रु क्या है? वो शत्रु भी एक है। और इसी की यहाँ व्याख्या दी गई है कि कभी कहते हैं कि संसार में दुष्ट लोग अनेक अत्याचार करते हैं, वे अपनी काली छाया संपूर्ण पृथ्वी पर फैला रहे हैं, ये लोग मानवता के दुश्मन हैं और इन्होंने अपनी अमानवीय कार्य तथा शोषण का किला खड़ा कर दिया है। जनता का शोषण करने वाले ये सभी शत्रु एक है। बात समझ में आया? फिर आगे क्या कहते हैं? आसमाई लाल लाल किरणों से अंधकार चीरता सा मित्र का स्वर्ग एक। अब जैसे चारों तरफ अंधकार फैला हुआ है, चारों तरफ दुख दर्द तकलीफ कष्ट पीड़ा समस्या चिंता और जनता संघर्षरत है, जिन पे अत्याचार किया जा रहा है, तो उनके जीवन में जो भी व्यक्ति आता है जो उनको रास्ता दिखाता है, जैसे हिंदुस्तान में गांधी जी आए, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस आए, जो सदियों की गुलामी से आजाद कराने का जिन्होंने बीड़ा उठाया, मतलब उसी सूर्य की भांति जो दुख संताप कष्ट पीड़ा के अंधकार को चीर देता है, तो वो सब एक ही है। चाहे यहाँ के गांधी जी हो, चाहे वहां के नेल्सन मंडेला हो, है ना, चाहे मार्टिन लूथर किंग या मार्टिन लूथर किंग जूनियर हो, सब एक जैसे हैं। वही है जो आशा है, आशा में लाल लाल किरणों से अंधकार चीरता सा मित्र एक, स्वर्ग एक, जन जन का मित्र एक। यहां फिर कहते हैं कभी कि आज दुनिया में आर्थिक विषमता शोषण का अंधकार छाया हुआ है। नो डाउट इस अंधकार को आशामय लाल किरणें अर्थात समाजवाद द्वारा ही दूर किया जा सकता है। कभी कहते हैं कि इस अंधकार के समाप्त होते ही सब जगह स्वर्ग की तरह शांति हो जाएगी। और आगे कभी क्या कहते हैं? आहा, बड़ी सुंदर तरीके से कहते हैं, विराट प्रकाश एक, क्रांति की ज्वाला एक, अरे धधकते वृक्षों में है सत्य का उजाला एक, लाख लाख पैरों की मोच में है वेदना का तार एक, हिये में हिम्मत का सितारा एक, चाहे जिस देश प्रांत पूर्व का हो, जन जन का चेहरा एक, जन जन का चेहरा एक। हाँ जी साथियों, तो यहां कभी क्या कहते हैं? तो कभी यहाँ पे गजानन मुक्ति बोध है लेखक इसके, कभी कहते हैं कि प्रकाश का रूप एक है, सभी जगह होने वाली क्रांति की ज्वाला एक है, प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में एक ही प्रकार के सत्य का संचार हो रहा है, लाखों लोगों के पैरों की एक ही प्रकार के मोच का अनुभव हो रहा है, शोषण के खिलाफ सभी के हृदय में एक ही प्रकार का साहस और हिम्मत भरा है। आगे कहते हैं एशिया के, यूरोप के, अरे चाहे अमेरिका के, भिन्न भिन्न वास स्थान, नो डाउट ये सब ज्योग्राफिकल चीजें हैं, यहां से यहां बाउंड्री पार दी गई, यहां से यहां बाउंड्री खींच दिया गया, वो एशिया, ये यूरोप, ये अमेरिका हो गया। भौगोलिक ऐतिहासिक बंधन है सब में, भौगोलिक ऐतिहासिक सभी में बंधन है जिससे बटे हुए हैं, लेकिन सभी और हिंदुस्तान, सभी और हिंदुस्तान, मतलब ये जो भावनाएं हैं संघर्ष करने का, आजाद होने का, समाजवाद को लाने का, ये भावनाएं जहां भी है, जहां भी भ्राता प्रेम है, जहां भी ऐसी विचारधारा है कि हम सब एक है, वो सब जगह हिंदुस्तान है। कहते हैं यहां कभी कहते हैं कि भिन्न भिन्न संस्कृतियों वाले मतलब एशिया, यूरोप, अमेरिका में भौगोलिक और ऐतिहासिक विशिष्टता के बावजूद भारत की जीवन शैली में जय शैली जो है क्या हुई है? तो यहाँ कहते हैं प्रभावित है। सभी और बहनें हैं, सभी और भाई है, यही तो हिंदुस्तान है। सभी और बहनें हैं, सभी और भाई हैं, हर सभी और कन्हैया ने मानो अपनी गैया चराई है, जिंदगी की मस्ती की अकुलाती भूर एक,
और बंसी की धुन सभी और एक। यही बात हो गई ना कि भारत की संस्कृति में प्रत्येक स्थान पर भाई बहन सा प्रेम है। अरे यहाँ भगवान कृष्ण की छवि चारों ओर व्याप्त है। यहाँ हर जगह कृष्ण ने गाय चराई है। यहाँ जिंदगी में मस्ती भरी पड़ी है, सभी और कृष्ण के बंसी की धुन व्यापक है। और आगे क्या कहते हैं, कवि कहते हैं कि दानव दुरात्मा एक, मानव की आत्मा एक। दानव की आत्मा कैसी है, दुरात्मा है, और मानव की आत्मा एक। जितना संसार में दानव है, अरे बबुआ वो सब एक ही है ना, जितने मानव है सब एक है। यही तो मानवता का पाठ हमें पढ़ाया जा रहा है कि जन जन का चेहरा एक। अरे शोषक और खूनी और चोर एक, चाहे जहां का शोषक हो, चाहे जहां का खूनी हो, जैसन चोर हो, सब एक। जन जन के शीर्ष पर शोषण का खड़क अति घोर एक। जहां भी जनता के ऊपर शोषण रूपी तलवार चलाया जा रहा है, खड़क चलाया जा रहा है, वो भी एक है। अरे दुनिया के हिस्सों में चारों ओर जन जन का युद्ध एक। और इसके प्रति जहां भी जनता युद्ध कर रही है, संघर्ष कर रही है अपने स्वतंत्र जीवन को जीने के लिए, वो सब एक है। कभी कहते हैं कि पूरे विश्व में दानव और दुरात्मा एक है, शोषण शोषक खूनी और चोर एक है, तथा दुनिया के हर एक हिस्से में दुरात्माओं और चोरों के खिलाफ युद्ध भी क्या है, एक है। आगे कहते हैं क्या, मस्तक की महिमा सबकी किस्मत जाने। मस्तक की महिमा सब किस्मत, वो अंतर की उष्मा, जो आंतरिक उष्मा है, ऊर्जा है, से उठती ज्वाला अति क्रोध एक। सबकी किस्मत, देखो किस्मत अलग अलग होती है, मस्तक की महिमा सब अलग अलग है, लेकिन जब आदमी के अंदर से वो उष्मा, वो एनर्जी उतरी है जो काफी क्रोध है, जो ज्वाला के समान है, और जब जनता संग्राम का घोष कर रही है और उसके बाद जो उसको संतोष मिल रहा है, वो सब एक है। जैसे अपने हिंदुस्तान में हुआ, अंग्रेजों को लेकर के बहुत दिन बर्दाश्त किए, सैकड़ों वर्ष गुलामी किए, फिर अंदर से आवाज आई कुछ, यहाँ पे क्रांतिवीर पैदा हुए जिन्होंने लोगों को समझाया कि भैया जब वो मुल्क आजाद हो सकता है तो हम भी आजादी की कहानी लिख सकते हैं। और लोगों ने संग्राम का घोष किया, सन 1947 में अपना देश आजाद हुआ। कभी क्या कहते हैं कि सभी जन समूह के मस्तिष्क की चिंता एक है और उनके हृदय की प्रबलता भी एक है, उनके भीतर क्रोध की ज्वाला भी एक है। फिर कहते हैं चाहे क्रांति का हो या निर्माण का, विजय का चेहरा एक है, चाहे क्रांति का, अरे चाहे निर्माण का जो चेहरा है, जो रूप है, जो स्वरूप है, वो सब एक है। अरे चाहे जिस देश प्रांत पूर्व का हो, जन जन का चेहरा एक है। कभी कहते हैं कि क्रांति, निर्माण और विजय का चेहरा अरे एक जैसा होता है, चाहे वो किसी भी देश, किसी भी प्रांत और किसी भी गांव का क्यों ना हो। आम आदमी के शोषण के खिलाफ जो संघर्ष है, उसका मूल स्वर एक होता है, और यहीं पे जाकर के जन जन का चेहरा एक, कविता हो जाता है बेटा समाप्त। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये काव्य की जो सुंदर सी आपने खंड पढ़ा, काव्य खंड की एक एक हिस्से को पढ़ा, जन जन का चेहरा एक, आपको आनंद आ गया होगा। और इससे संबंधित सारे प्रश्न उत्तर और साथ ही साथ बेटा जी वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी आपके पीडीएफ्स में अंकित है, तो आप आराम से वहां जाइए और जाकर के तुरंत पढ़ लीजिए। तो कैसी लगी आज की क्लास, उम्मीद करते हैं जानदार, शानदार, जबरदस्त लगी होगी। फिर मिलते हैं अगला 8वां के बाद कौन सा आता है चैप्टर बेटा जी, 9वां। चलो रेडी हो जाओ, 9वें चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं।